Hi everyone, welcome to Teaching Learning with Shweta. Today I'm going to talk about theories of learning. And I'm not going to cover all theories of learning. I'm only going to cover a small part of the theories because there are so many theories of learning and they all are so important and interesting. They cannot be covered in a single or two presentations. So I have developed a playlist and I'm going to sequentially go on adding lectures to this playlist. तो आज जो हम करेंगे वो है थ्योरीज ऑफ लर्निंग जिसमें हम दो टाइप की थ्योरीज को समझेंगे एस टाइप एंड आर टाइप थ्योरीज तो आज मैं सिर्फ एस टाइप थ्योरीज ही करने की कोशिश करूंगी बट आई विल ट्राई टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू तो एस टाइप थ्योरीज में जो हम कवर करेंगे वो है थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ हिट एंड ट्रायल Pavlov's theory of classical conditioning and Watson's theory of classical conditioning. आर टाइप थ्योरी में स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यूजुअली पढ़ाई जाती है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी तो लेट्स बिगिन विद द एस टाइप थ्योरीज अब एस टाइप थ्योरी क्या है ये एस से क्या मीनिंग है तो हमें पता है कि हमारी लाइफ में हमारे इन्वायरमेंट में जहां हम रहते हैं द इन्वायरमेंट दैट वी आर अ पार्ट ऑफ एक्सपोजेस अस टू अ नंबर ऑफ स्टिमुलाई हमें बहुत सारे स्टिमुलाई मिलते हैं स्टिमुलाई क्या है जो भी चीज बाहर से आ रही है अगर गर्मी लग रही है तो ये एक स्टिमुलाई है इसके लिए हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा हम पंखा चला देंगे अगर कोई गर्म चीज हमारे हाथ पे टच होती है तो ये क्या है ये स्टिमुलस है और उससे रिस्पॉन्स क्या होगा एक रिफ्लेक्स एक्शन है हमारा हाथ अपने आप हट जाएगा कोई हमसे कुछ कह रहा है कुछ बोल रहा है वो क्या है वो एक स्टिमुलस है ऑडिटरी स्टिमुलस है और हमारा रिस्पॉन्स क्या है हम उसे सुनकर उसे समझ रहे हैं और कुछ उसको आंसर दे रहे हैं तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की कहानी हमारी लाइफ में होती रहती है तो ये जो लर्निंग थ्योरी है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं हम लर्निंग पढ़ रहे हैं लर्निंग कंडीशनिंग ट्रेनिंग इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं ठीक है तो किसी को कुछ सिखाना है अब सिखाएंगे तो कोई अच्छी चीज ही सिखाएंगे कोई अच्छा रिस्पॉन्स ही सिखाएंगे क्योंकि इन्वायरमेंट में तो बहुत सारे स्टिमुलस हैं and there are so many stimulus in the environment and in response to those stimulus there can be so many responses but we have to train the learners we have to condition the learner we have to teach the learners to make desired responses that is what learning is about encouraging the learners to do a desired response a good response a beneficial response to so many stimuli तो वो कैसे करेंगे तो उसकी बहुत सारी थ्योरीज है बिहेवियरिस्ट्स अपनी अलग बात कहते हैं कॉग्निटिविस्ट्स अपनी अलग बात कहते हैं तो आज जो है वो थोड़ी सी बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में फॉल करती है एस टाइप थ्योरी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि स्टिमुलस से जुड़ी हुई है स्टिमुलस यहाँ पे फोकस है द मेन फोकस इज स्टिमुलस सो लेट्स सी Thorndike's theory of hit and trial, Pavlov's theory of classical conditioning and Watson's theory of classical conditioning is what we are going to cover today. Thorndike की थ्योरी क्या है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो भी साइकोलॉजिस्ट जिस भी ग्रुप या स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं उसी पे बेस होकर अपनी थ्योरीज देते हैं If a psychologist belongs to the school of behaviorists, all his or her theories, all his or her experiments will be based on that. Thorndike was also a behaviorist. Now, he gave this theory. For this, he did an experiment. What did he do in this experiment? He put a hungry cat in a cage. तो आप देख सकते हो ये पिक्चर मैंने इंटरनेट से ली है एक्सप्लेनेशन मेरी खुद की है तो कैट को एक केज में डाला है और केज का एक जो दरवाजा है वो हैंडल जो है उसको टच करने से वो केज खुल जाता है बट कैट को ऑब्वियसली पता नहीं है यहाँ पे कैट हंग्री कैट को हमने डाला अगर हम खिला पिला के कैट को डालेंगे तो हो सकता है वो सो ही जाए वो कुछ सीखे ही नहीं तो एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि द लर्नर शुड बी रेडी टू लर्न द नीड होनी चाहिए कुछ तो द कैट इज हंग्री उसके सामने हमने क्या किया हमने एक स्टिमुलस रख दिया दैट इज फिश तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे स्टिमुलस बहुत इंपॉर्टेंट है एस टाइप थ्योरी है तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है स्टिमुलस यहाँ पे फिश हमने क्या किया हमने कैट को केज में रखा थॉर्नडाइक ने किया हमने नहीं किया तो थॉर्नडाइक ने कैट को केज में रखा और बाहर एक फिश रख दी विच वॉज द स्टिमुलस अब फिश को देख के उसकी भूख और तेज हो गई और वो क्या करने लगी रैंडम मूवमेंट्स करने लगी है ना तो देखिए राइट साइड में मैंने लिखा हुआ है फिश स्टिमुलस रैंडम मूवमेंट्स और उसके सामने एक ब्लॉक आ रहा है क्या है वो मतलब एक रुकावट आ रही है लर्निंग में तो लर्न करने में प्रॉब्लम्स आती हैं अब उस रुकावट क्या है वो केज को खोलना है तो अब उसको बाय चांस क्या होता है कि हाथ पड़ जाता है उस हैंडल पर चांस सक्सेस जो मैंने लिखा हुआ है चांस सक्सेस मिल जाती है और वो बाहर आ जाती है और फिश को खा लेती है ये हमने 10-15 बार किया
तो धीरे धीरे कैट को समझ में आ गया कि यहाँ प्रेस करने से ये दरवाजा खुल जाता है, तो उसको लर्निंग आ गई, तो चांस सक्सेस। तो यहाँ पे हुआ क्या, हिट एंड ट्रायल से उसने खुद डिस्कवर कर लिया, खुद सीख लिया कि किस तरह से बाहर आके फिश को हासिल किया जा सकता है। उसने केज को खोलना सीख लिया और हमें उसे केज को खोलना ही सिखाना था। तो हमने क्या किया, हमने स्टिमुलस को रख दिया पहले। तो मतलब लर्निंग कैसे कराई, यहाँ पे स्टिमुलस प्रेजेंट करके, इसीलिए ये एस टाइप थ्योरी है। और क्या कह रहे हैं थॉर्नडाइक कि लाइफ में इतने सारे स्टिमुलाई हैं हमारे आसपास, और हमें अगर उन स्टिमुलाई के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स सिखाना है, कोई चीज सिखानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल लेट द लर्नर डिस्कवर बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हम क्या करेंगे, लर्निंग हिट एंड ट्रायल से करवाएंगे। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उसे कोई अट्रैक्टिव सी चीज वहां रख दें और उसको हासिल करने के लिए वो खुद ऐसी चीजें करे, और फिर गलती से हिट एंड ट्रायल से जब वो सही चीज, सही रिस्पॉन्स कर दे जो हमें सिखाना है उसको, बट हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टिमुलस रख दे रहे हैं, कुछ अट्रैक्टिव सी चीज। यहाँ पे जैसे फिश, हमने अट्रैक्टिव सी चीज कोई सामने रख दी और लर्नर को छोड़ दिया। लर्नर अपने आप बहुत सारी चीजें कर रहा है, रैंडम मूवमेंट्स, रिस्पॉन्सेस कर रहा है, बट उसमें से करेक्ट रिस्पॉन्स क्या था, हैंडल को टच करना, हैंडल को खोलना। तो जब गलती से हिट एंड ट्रायल से उसने हैंडल को खोला, तो वो स्टिमुलस उसको मिल गया जो हमने रखा था, उसकी नीड पूरी हो गई। तो इसको बहुत बार करने से क्या हुआ, लर्नर को हैंडल खोलना आ गया। तो यहाँ पे हमारा रोल क्या है, सिर्फ हमने स्टिमुलस रखा, बाकी कौन सीख रहा है, हिट एंड ट्रायल से अपने आप लर्नर खुद डिस्कवर कर रहा है। तो जो डिस्कवरी लर्निंग वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली इस थ्योरी में ये बताया जा रहा है कि हमारा काम है लर्नर के लिए चीजों को अट्रैक्टिव बनाना या कुछ ऐसा प्रेजेंट करना, स्टिमुलस, जो उसकी किसी नीड को फुलफिल कर रही है। जैसे यहाँ पे कैट की नीड क्या थी, उसको खाना था और बाहर भी आना था, तो इसलिए फिश को देखकर वो उसकी नीड फुलफिल हो रही है। उसने रैंडम मूवमेंट्स किए, चांस सक्सेस मिल गई, बार बार करने पे उसको लर्निंग उसकी हो गई, उसको वो सीख गई केज को खोलना। तो ये थॉर्नडाइक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे देखिए पहली स्टेप क्या थी, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या था, यहाँ पे फिश। अगर हमने यही नहीं किया होता, थॉर्नडाइक ऐसा कहते हैं कि अगर फिश को हमने प्रेजेंट ही नहीं किया तो कैट विल नॉट डू एनी रैंडम मूवमेंट्स। So presentation of stimulus is the first and the most important step in this case, and hence this theory is an S-type theory. So the first step is to present the stimulus, and that is what is necessary for the response. What is the response that we want to teach? There are so many random movements the cat does, but the most important response is opening the handle, and hence correct response happens by chance, and we need to ensure that this रिस्पॉन्स, ये जो बहुत सारे रैंडम मूवमेंट्स किए और फिर गलती से उसका हाथ हैंडल पे पड़ा, अगली बार जब हम ये चीज रिपीट करेंगे तो कम हो जाएंगे रैंडम मूवमेंट्स। फिर कुछ टाइम बाद वो रैंडम इधर उधर कुछ हिट एंड ट्रायल करेगी ही नहीं कैट, वो सीधा जाके लैच को खोल देगी क्योंकि उसे आ गया। तो धीरे धीरे रैंडम मूवमेंट्स जो होते हैं, अंदाज से जो मूवमेंट्स होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो कम होने लगते हैं और लर्नर अपने आप सही रिस्पॉन्स करना सीख जाता है। बट यहाँ पे जो रेड से सर्कल्ड है, presenting the stimulus is the focus here. So if you do not put anything attractive in front of the learner or something that fulfills the need of the learner, this entire activity of hit and trial does not happen according to Thorndike. So क्या क्या चीजें हैं, पहली चीज तो ड्राइव होनी चाहिए। हंगर ड्राइव है यहाँ पे कैट की, तभी तो उसके पास एक गोल है कि मुझे भूख मिटानी है अपनी, मुझे खाना है। सो द लर्नर हैज टू हैव अ नीड फॉर लर्निंग, अ गोल टू लर्न समथिंग, एंड देयर विल ऑलवेज बी अ ब्लॉक। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उस ब्लॉक को तो ओवरकम करने के लिए द लर्नर विल स्टार्ट डूइंग रैंडम मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अ लर्नर इज अनेबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन मैथ्स। अब उसको बिल्कुल प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, या मैथ्स से किसी भी सब्जेक्ट में, तो अब उसकी नीड है, ड्राइव है कि उसको, उसकी गोल है कि उसको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है, ये उसका ब्लॉक है, तो वो इधर उधर घूमता है, ढूंढता है कि कहीं से मुझे हेल्प मिल जाए, एंड सडनली ही और शी डिस्कवर्स अ लाइब्रेरी, एंड देन वहां पे उसको चांस सक्सेस है, वहां पे उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। तो इस तरह से उसने हिट एंड ट्रायल से अपने आप अपनी लर्निंग कर ली कि यहाँ पे आने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सो दैट इज हाउ, एंड फिर वो फिक्सेशन हो गया, सिलेक्ट कर लिया उसने कि इतनी सारी जगहों में से मैं लाइब्रेरी जाऊंगा। तो उसने वो, जैसे इतने सारे रैंडम मूवमेंट्स जो कैट ने किए थे, वो साइड में कुछ कर रही थी, उछल कूद कर रही थी, बट जब उसने हैंडल को प्रेस किया तो वो
रिस्पॉन्स करेक्ट रिस्पॉन्स था, तो नेक्स्ट टाइम उसने उस रिस्पॉन्स को सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसे सिलेक्ट करके इतनी सारी चीजें जो उसने अंदाज से हिट एंड ट्रायल से की, उसमें से करेक्ट चीज क्या थी जो हमें उसे सिखानी थी, हैंडल को टच करना, और उस पे फिर उसका फिक्सेशन हो गया या लर्निंग हो गई। So this is what Thorndike was trying to tell us, that learning involves trial and error. It involves connection between stimulus and response. तो fish के लिए stimulus, sorry, cat के लिए stimulus था fish, और response क्या था, correct response, जिसके बीच में हमें connection बनाना था, सिखाना था जो उसे, वो था opening the handle or the lever. तो इसमें learning is incremental, मतलब हर बार जब हम ये चीज कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हर बार उसके लिए इजी होता जा रहा है, इंक्रीज होती जा रही है उसकी लर्निंग, और फाइनली उसको आ जाएगा। तो मैंने जैसा कहा, रैंडम मूवमेंट्स कम होते रहेंगे और करेक्ट मूवमेंट सीधे नेक्स्ट टाइम कैट 10-15 बार जब हम ये चीज करेंगे तो कैट सीधा लीवर को प्रेस कर देगी, तो लर्निंग हो जाएगी। इस थ्योरी में कहीं भी कैट की इंटेलिजेंस की, इंसाइट की, मेंटल एबिलिटीज की बात नहीं की है, क्योंकि ये बिहेवियरिस्ट थे थॉर्नडाइक। तो ये एक थोड़ा सा लिमिटेशन है इस थ्योरी का, बट दिस इज हाउ इट इज। कंप्लीटली कोई भी थ्योरी करेक्ट नहीं होती, कंप्लीटली कोई भी थ्योरी इनकरेक्ट नहीं होती, बट हर थ्योरी से कुछ ना कुछ सीखना और अप्लाई करने का हमको मिलता है मटेरियल। तो थॉर्नडाइक ने कुछ लॉज दिए इसके बेसिस पर। नंबर 1, लॉ ऑफ रेडीनेस। अगर यहाँ पे कैट को भूख ही नहीं लगी होती तो उसकी कोई नीड ही नहीं होती, तो वो रैंडम मूवमेंट्स भी नहीं करती, वो बस वेट करती बैठ करके, कोई खोल दे दरवाजा तो मैं बाहर आ जाऊं। तो लॉ ऑफ रेडीनेस सेज दैट द लर्नर हैज टू हैव अ नीड, हैज टू बी रेडी टू डू समथिंग टू गेट दैट नीड फुलफिल्ड, दैट नीड ऑफ लर्निंग। तो अगर लर्नर प्रिपेयर्ड ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो लर्निंग नहीं होगी। तो द लर्नर हैज टू बी रेडी टू लर्न, और वो रेडी करना टीचर का काम है, उसको ये फील कराना कि ये हमें चीज क्यों सीखनी जरूरी है। सेकेंड इज लॉ ऑफ इफेक्ट। अब फिश की जगह अगर मैं कोई कड़वी चीज रख देती तो उसका उतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट क्या हुआ फिश रखने का, कि जब उसने लैच को खोल दिया तो उसकी भूख मिट गई, उसको अच्छा लगा, टेस्टी लगा, तो द इफेक्ट शुड बी गुड। लेकिन अगर इफेक्ट अच्छा नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी। बट इसको रिवाइज किया, थॉर्नडाइक ने कहा कि ऐसा नहीं होता कि अगर बैड इफेक्ट है तो लर्निंग खराब हो जाएगी, नहीं। अगर हाँ ठीक है, हम फिश रखेंगे, कोई टेस्टी चीज रखेंगे तो लर्निंग जल्दी होगी, लेकिन अगर फिश की जगह कोई खराब चीज रखेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो भूल जाए, कि नेक्स्ट टाइम वो लैच को प्रेस ना करे, वो फिर वो सीखी हुई चीज तो वो सीखी ही रहेगी, इतनी जल्दी फॉरगेटिंग नहीं हो जाएगी। हाँ, बस थोड़ा सा हो सकता है वो डिस्करेज हो जाए। तो इसको रिवाइज कर दिया था कि जरूरी नहीं है कि अच्छी चीज से लर्निंग हो रही है, अच्छे इफेक्ट से, हाँ, लेकिन बुरे इफेक्ट से लर्निंग खत्म हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये पूरी प्रोसेस जो है हम जितनी बार करेंगे लर्निंग उतनी बार स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हमने कैट को पिंजरे में बंद किया है और उसने रैंडम मूवमेंट्स किए हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हम उसको केज में रखेंगे वो कम रैंडम मूवमेंट्स करेगी, क्योंकि एक बार उसके साथ हो चुका है कि यहाँ पे लैच पे हाथ पड़ा तो पिंजरा खुल गया, तो नेक्स्ट टाइम उसको जल्दी याद आ जाएगा, उसके नेक्स्ट टाइम और जल्दी वो खोल देगी, और उसके हो सकता है 15-20 बार वो डायरेक्टली जाके लैच को खोल दे, क्योंकि उसकी लर्निंग हो गई है। सो एक्सरसाइज मतलब जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे लर्नर्स के साथ उतनी ज्यादा लर्निंग होगी। एक बार जब हिट एंड ट्रायल होके डिस्कवर कर लेता है लर्नर, वंस द लर्नर डिस्कवर्स बाय हिट एंड ट्रायल दैट दिस इज अ करेक्ट रिस्पॉन्स दैट इज गोइंग टू हेल्प मी फुलफिल माई नीड, then the second time the random movements they decrease. That is the law of exercise. But थॉर्नडाइक had initially said कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी लर्निंग होगी, प्रैक्टिस करनी छोड़ देंगे, फिश रखना बंद कर देंगे तो लर्निंग भूल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। देन ही रिवाइज्ड दिस लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड ही सेड कि नो, वंस लर्निंग हैज हैपेंड, इट हैज हैपेंड, इट विल बी देयर इन द हेड एंड द कैट विल नॉट फॉरगेट। यू स्टॉप गिविंग द फिश, द कैट विल अंडरस्टैंड दैट there is no point in making random movements, the person is not giving me the fish, but learning has already happened. The cat still knows how to open the latch. मतलब ये है कि हमने लॉ ऑफ एक्सरसाइज में तो बोल दिया थॉर्नडाइक ने कि जितनी बार फिश प्रेजेंट करते रहोगे उतनी बार उसकी लर्निंग बेटर होती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमने फिश देना बंद ही कर दिया, मतलब हमने हंग्री कैट को केज में रखा, बाहर हमने फिश रख दी, कैट बाहर आके, कैट ने बहुत कुछ किया, गलती से लीवर प्रेस कर दिया और उसको लीवर प्रेस करना आ गया, थोड़े दिन बाद उसने इधर उधर ट्राई भी नहीं किया, सीधा लीवर प्रेस किया, क्योंकि उसे लीवर प्रेस करके समझ में आ गया, कनेक्शन बन गया कि फिश तभी मिलेगी जब मैं लीवर प्रेस करूंगी। लेकिन अगर मैंने फिश देना ही बंद कर दिया
तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज के हिसाब से लर्निंग खत्म हो जाएगी, बट रिवाइज किया इस लॉ को कि ऐसा नहीं है, एक बार जो सीख लिया वो सीख लिया, वो रहता है दिमाग में। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज मतलब यही है कि रैंडम मूवमेंट्स बहुत सारे होते हैं बिफोर द लर्नर अराइव्स टू द राइट रिस्पॉन्स दैट वी आर ट्राइंग टू टीच. And how are we teaching? What is the technique? We are just putting some stimulus that is attractive or fulfilling need. तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज का मतलब ये है कि हम जब स्टिमुलस को उसके सामने रख ही इसलिए रहे हैं ताकि उसकी नीड फुलफिल हो, लेकिन हो नहीं पा रही है बिकॉज देयर इज अ बैरियर, उसको केज में रख दिया है, तो वो तरह तरह की चीजें करेगी. उसको तो नहीं पता कि लीवर प्रेस करने से मैं बाहर आ जाऊंगी, यही तो हमें उसे सिखाना है. तो वो तरह तरह की हरकतें करेगी और फिर गलती से जब उसका लीवर पे हाथ प्रेस हो जाएगा तब वो बाहर आ जाएगी. नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा ये करेंगे तो उसे याद आ जाएगा और वो कम मल्टीपल रिस्पॉन्सेज करेगी. तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज होते हैं हर स्टिमुलस के. हमें क्या सिखाना है, हमें कौन सा रिस्पॉन्स उसको सिखाना है, इन सारे रिस्पॉन्सेज में से जब वो लीवर को प्रेस करती है तब उसको फिश मिलती है. लॉ ऑफ एटीट्यूड, ये लॉ ऑफ रेडीनेस से मिलता जुलता है कि लर्नर का एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए. कई बार लोगों को नीड होती है लेकिन उनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है तो वो ट्राई ही नहीं करते, रैंडम मूवमेंट्स ही नहीं करते और लर्निंग नहीं हो पाती. सो द लर्नर हैज टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ रेडीनेस टू डू समथिंग. वो तभी होगा जब उसको वो नीड स्ट्रांगली फील होगी. कई बच्चों को पता है कि हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन उनको अंदर से उनका नेगेटिव एटीट्यूड है, उनको मन ही नहीं करता. तो ये टीचर का काम होता है कि उनकी नीड को फील कराए, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव सा स्टिमुलस रखे, कुछ ऐसी चीज रखे कि ये प्राइज है आप, तो वो उसके लिए कोशिश करेंगे और कोशिश में वो सही चीज करने लगेंगे. दिस इज व्हाट थॉर्नडाइक सेज. लॉ ऑफ एनालॉजी एंड लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लोगों को समझने में, तो उसको ध्यान से सुनिए. जो भी कैट को जब हमने कैट को केज में रखा और बाहर हमने फिश रख दी, ऐसी सिचुएशन, अब उसने धीरे धीरे क्या किया, लर्न कर लिया लीवर को खोलना और फिश को हासिल करना, यही हमें सिखाना था उसे, उसने हिट एंड ट्रायल से ही सीख लिया. अब वो लर्निंग उसके दिमाग में रहेगी. अब वो कभी किसी और सिचुएशन में, हो सकता है किसी बड़े बॉक्स में फंस गई या किसी छोटे बॉक्स में फंस गई या कभी दोबारा ऐसी सिचुएशन आ गई तो वहां पे वो लर्निंग वो अप्लाई कर देगी, लीवर खोलने की कोशिश करेगी. सो दिस इज लॉ ऑफ एनालॉजी, दैट इज वॉट एवर यू हैव लर्नड थ्रू हिट एंड ट्रायल, you try to apply that in a similar situation. That is law of analogy. And law of associative shifting मतलब ये है कि जिस तरह से हमने कैट को लैच खोलना सिखाया फिश दिखा के, उसी तरह से हम उसे स्टैंड अप करना या सिट डाउन करना या कुछ और साउंड क्रिएट करना भी सिखा सकते हैं बाय गिविंग द स्टिमुलस ओनली व्हेन शी डज द राइट. तो एसोसिएटिव शिफ्टिंग से ही ऑपरेंट कंडीशनिंग की शुरुआत हुई थी, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो थॉर्नडाइक ने ये बताया कि जो चीज कैट ने सीखी है वो सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई कर सकती है और जिस तरह से हमने उसे लैच खोलना सिखाया उस तरह से हम उसे कुछ और करना भी सिखा सकते हैं. अब जब ये वाली बात वो कह रहे हैं तो ये एक दूसरी थ्योरी की शुरुआत या फाउंडेशन रखता है, ये वाला लॉ जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी. क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं थॉर्नडाइक्स की ट्रायल एंड एरर में? एक तो मैंने जैसा बताया, यहाँ पे कैट अगर हंग्री नहीं होती तो हो सकता है वो इतना एफर्ट ही नहीं करती. तो द लर्नर हैज टू बी रेडी टू लर्न, द लर्नर शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड शुड बी मोटिवेटेड. अब मोटिवेट करना किसका काम है? टीचर का काम है. तो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज, जब तक उसकी नीड नहीं फुलफिल होगी तब तक वो कुछ एफर्ट नहीं करेगी. सो द लर्नर्स शुड बी told what benefits you get through doing this work, what is the joy and pleasure and the effectiveness and the benefits associated with the teaching learning processes that you are being made a part of. तो goal directed activities हमेशा करनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए बच्चों को कि किस लर्निंग को किस पर्पज से कराया जा रहा है. The effect of learning should be good and pleasant. Of course, अगर फिश की जगह हमने कोई गंदी सी चीज पहली बार में ही दे दी तो कैट का मूड खराब हो जाएगा और वो शायद कुछ ना करे. तो इफेक्ट ऑफ लर्निंग शुड बी गुड, शुड बी प्लेजेंट. बच्चों को अच्छा फील होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि कोई चीज यूजफुल है, रेलेवेंट है. और सिंस दिस थ्योरी इज अबाउट ट्रायल एंड एरर, देन ऑब्वियसली वी हैव टू गिव चांस टू स्टूडेंट्स टू ट्राई. बहुत ट्राई करने का, हिट एंड ट्रायल करने का मौका तो दो. आप एक बार में ही एक्सपेक्ट मत करो लर्नर से कि वो सही चीज कर लेगा या कर लेगी. गिव देम टाइम एंड स्पेस टू अलाउ फॉर मिस्टेक्स. तो ये इम्प्लीकेशंस निकल के आते हैं थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी से. अब हम दूसरी थ्योरी पर आते हैं. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटी है एंड बहुत अच्छी थ्योरी है.
ये भी एस टाइप थ्योरी है, यहाँ पे भी स्टिमुलस का प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्टेप है। तो क्या होता है, ये वाली जो डायग्राम है, आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द इंटरनेट। सो एज यू सी, फूड हैज बीन केप्ट इन फ्रंट ऑफ द डॉग। ये जो है ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग है। पावलोव ने एक अपनी अलग थ्योरी दी थी। कंडीशनिंग का मतलब क्या है, हम लर्न करा रहे हैं कुछ, अपने आप लर्निंग जो हो रही है। तो देखो, जब भी डॉग के सामने फूड आता है तो वो सैलिवेट करता है, उसके मुंह से सलाइवा निकलता है। So this is the response and stimulus is the food. Now food is a natural stimulus. ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी है डॉग को। जो चीज सिखाने की जरूरत पड़ती है उसको कंडीशनिंग कहते हैं। यहाँ पे अनकंडीशनड है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, कुछ सिखाया नहीं है, अपने आप पता है, नेचुरल है, ये गॉड गिफ्टेड है कि फूड दिखाया, अनकंडीशनड स्टिमुलस, कुछ भी इसमें ट्रेनिंग इन्वॉल्व नहीं है, और सलाइवा गिरा उसके मुंह से। दिस इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जिसको हम शॉर्ट में यूसीएस और यूसीआर लिखते हैं। ठीक है, अब क्या है कि फूड दिखाने से वो सैलिवेट करता है, कोई भी और चीज दिखाओ वो सैलिवेट नहीं करेगा क्योंकि वो खाने की चीज नहीं है। बेल दिखाओगे वो सैलिवेट नहीं करेगा। लेकिन हमने क्या किया, या पावलोव ने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, जब भी खाना आता था डॉग सैलिवेट करता था, वो उसका नेचुरल अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। वो खाने के साथ बेल बजा देते थे और 50-60 बार उन्होंने यही किया, खाना दिखाया, सैलिवेशन स्टार्ट हुआ, बेल बजा दी। तो कुत्ते के दिमाग में कुछ एक एसोसिएशन बन गया कि जब भी खाना आता है बेल बजती है, या जब भी बेल बजती है खाना मिलता है। तो कुछ टाइम बाद सिर्फ बेल बजाया, जो कि कंडीशन स्टिमुलस, मतलब जो कि नेचुरल स्टिमुलस नहीं था, बेल बजाया, खाना नहीं दिया, फिर भी उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगा। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, खाना दिखाया डॉग को, उसका सलाइवा गिरा, मतलब नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल रिस्पॉन्स। मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशन मतलब कुछ भी सिखाया नहीं है इसमें, और कुछ भी इसमें ट्रेनिंग नहीं है, सो नेचुरल। कोई और चीज दिखाओगे सलाइवा नहीं गिरेगा क्योंकि वो खाने की चीज नहीं है। बेल बजाओगे डॉग के सामने, सलाइवा नहीं निकलेगा। लेकिन बेल को खाने के साथ देते रहोगे तो एक टाइम आएगा जब आप खाना नहीं भी दोगे, सिर्फ बेल बजाओगे, तो कुत्ता सैलिवेट करने लगेगा क्योंकि उसको लगेगा कि बेल को वो फूड से एसोसिएट कर देगा। तो बेल अब फूड की तरह बिहेव करने लगा। पहले फूड को देख के सलाइवा सीक्रेट होता था, अब बेल की आवाज से सलाइवा सीक्रेट हो रहा है। मतलब बेल ने फूड की natural, bell is an artificial stimulus, it's not something that is edible, but bell बजते ही उसके दिमाग में एसोसिएशन बन गया कि खाना मिलेगा। तो बेल बजाई, खाना नहीं भी दिया तो भी सैलिवेशन आ रहा है। मतलब बेल has acquired the properties of the natural stimulus which was the food. So this is how we trained the dog, Pavlov trained the dog to salivate, that is do a response, a desired response on an artificial stimulus or an conditioned stimulus. So this process of conditioning by forming association is what Pavlov had suggested. तो फिर से देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया। सबसे पहले हमने नेचुरल स्टिमुलस फूड दिया और उसके लिए नेचुरल रिस्पॉन्स सलाइवेशन। यहाँ पे कुछ नहीं सिखाया, अनकंडीशनड है। फिर हमने क्या किया, नेचुरल स्टिमुलस जो हमारा खाना था उसके साथ आर्टिफिशियल स्टिमुलस, बेल बजा दी, या हो सकता है कोई घंटी बजाई या कुछ और आवाज निकाल दी। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो उस आर्टिफिशियल स्टिमुलस की वजह से नहीं आ रहा है, वो अभी भी खाने की वजह से ही आ रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये रिपीट करने के बाद हमने देखा कि हमने नेचुरल ओरिजिनल खाना नहीं भी दिया, सिर्फ हमने घंटी बजाई या आर्टिफिशियल स्टिमुलस दिया तो भी वो रिस्पॉन्स हमें मिल गया। तो हमें बेसिकली यही रिस्पॉन्स खाने से नहीं, किसी आर्टिफिशियल या बेल से निकालना था। जो डॉग सैलिवेट कर रहा है वो सैलिवेशन एक रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स हमें बेल से सिखाना था उसको। तो ये हमें ट्रेनिंग करनी थी, ये हमें कंडीशनिंग करनी थी। ये रिस्पॉन्स ओरिजिनली खाने से आ रहा था, बट हमें ये रिस्पॉन्स लाना था बेल से। तो हमने क्या किया, बेल को खाने के साथ प्रेजेंट करा। ये टेक्निक है। सो व्हेन यू वांट टू टीच अ लर्नर अ रिस्पॉन्स दैट इज कमिंग फ्रॉम सम स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस से कोई नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको अगर हम किसी दूसरी चीज के साथ प्रेजेंट करेंगे तो वो रिस्पॉन्स उस दूसरी चीज से भी आने लगेगा। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर कोई टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट है और बच्चों को डर लगता है, वो टीचर बहुत गुस्सा करती है, अगर उस टीचर की पैरों की आवाज आ रही है और वो पैरों की आवाज आती है तो टीचर भी साथ में आती है, तो पैरों की आवाज से ही बच्चों को डर लगने लगेगा। अगर हम ऐसे सुना दे बच्चों को पैरों की आवाज, चलने की आवाज, तो स्टूडेंट्स को डर लगने लगेगा, क्योंकि किसी के चलने की आवाज से तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन एसोसिएशन बन गया उस टीचर की डांट का। तो इसी तरह से कंडीशनिंग अपने आप भी होती है और हम कई बार सिखाते हैं कि यहाँ पे डॉग को हमने सैलिवेट करना सिखाया बेल से।
डॉग किससे सैलिवेट करता था? फूड से, बेल से नहीं करता था, लेकिन हमने उसे बेल पे सैलिवेट करना सिखाया। कैसे? बेल को फूड के साथ प्रेजेंट करके। So basically, you see, food is leading to salivation. Food is natural, unconditioned. Unconditioned मतलब कुछ भी इसमें condition या teaching की जरूरत नहीं है. Unconditioned stimulus food leading to natural response या unconditioned response salivation. Food plus bell. Bell is an artificial stimulus. तो फिर भी हमें सैलिवेशन मिल रहा है, लेकिन सेकंड स्टेप में सैलिवेशन फूड की वजह से हो रहा है। जब हमने बहुत बार ये किया तो फाइनली हमने देखा बेल, विच इज एन आर्टिफिशियल स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलस। जो चीज हम करते हैं जानबूझ के वो कंडीशनड हो जाता है, जिसको हमें करने की जरूरत नहीं है, जैसे नेचुरल जो होता है वो अनकंडीशनड होता है। तो बेल से सैलिवेशन मिलने लगा, इसका मतलब कंडीशनिंग कर दी हमने, उसको सिखा दिया। तो किसी भी चीज को सिखाने के लिए हम पेयरिंग करते हैं, हम एसोसिएशन करते हैं। अगर हम अपनी क्लासरूम में बहुत अच्छी अच्छी चीजें, म्यूजिक बजाएंगे, खाना पीना देंगे बच्चों को, तो क्या होगा कि नेचुरली उनके दिमाग में एसोसिएशन बन जाएगा, उनको लगेगा लर्निंग, और उनको ध्यान आएगा टॉफी मिलना, चॉकलेट मिलना, तो वो क्लास में आना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये जो, क्योंकि टॉफी देने से बच्चा खुश होता है, लर्निंग से बच्चा खुश नहीं हो रहा है, लेकिन टॉफी और लर्निंग को कंबाइन कर दिया तो बच्चा खुश होने लगा और बच्चा क्लास में आने लगा। तो ये होता है हमें लर्निंग। अगेन आई विल गिव दिस एग्जांपल। टॉफी से बच्चे को अच्छा लगता है, लर्निंग से बच्चे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें टॉफी और लर्निंग साथ में देने लगे तो लर्निंग से भी बच्चे को अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसे याद आ गया कि टॉफी मिलेगी। तो इस तरह की जब हम ट्रेनिंग करते हैं, तो बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। और यहाँ पे भी, तो ये है हमारा सीक्वेंस। तो यहाँ पे भी स्टिमुलस is very important. Bell is also a stimulus. It's an artificial stimulus. Food is a natural stimulus. And both have to be presented together. But present तो करना पड़ेगा, मतलब stimulus is playing a role here. Stimulus के बिना कोई कहानी नहीं है learning में. तो that is why this theory is a S-type theory. नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि R-type theory क्या होती है। तो ये हमारा सीक्वेंस है। UCS is unconditioned response leading to natural response. ठीक है। अगर हम नेचुरल स्टिमुलस को आर्टिफिशियल के साथ बार बार देंगे, तो जो नेचुरल स्टिमुलस से रिस्पॉन्स आती है वही आर्टिफिशियल स्टिमुलस से आने लगेगी। अगर हम फूड को बेल के साथ जोड़ के बार बार डॉग को प्रेजेंट करेंगे, तो बेल से भी सेम सैलिवेशन डॉग का होने लगेगा। वॉटसन ने इस थ्योरी को यूज करके क्या किया था, रैट से बच्चे को डर नहीं लगता, ठीक है, लेकिन लाउड नॉइज से डर लगता है। तो उसने क्या किया, रैट के साथ, जब भी रैट बच्चे के सामने आया, खूब जोर जोर से उसने लाउड नॉइज बजा दी। तो क्या हुआ, बच्चे को लाउड नॉइज से डर लगता था। धीरे 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 क्या हुआ, रैट को देख के ही बच्चे को डर लगने लगा। तो मतलब जो रिस्पॉन्स लाउड नॉइज से आता था, लाउड नॉइज से उसको फियर आता था, दैट लाउड नॉइज वाज द नेचुरल स्टिमुलस एंड फियर वाज द नेचुरल रिस्पॉन्स। रैट से उसको कोई डर नहीं था, लेकिन हमने रैट को लाउड नॉइज के साथ दिखाया, तो धीरे धीरे रैट से भी उसको डर लगने लगा। जो डर उसको लाउड नॉइज से लगता था, वो डर उसको रैट से लगने लगा। तो रैट बिकेम द कंडीशनड स्टिमुलस एंड बीइंग स्कैर्ड ऑफ द रैट बिकेम कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो हमने उसको डरना सिखाया। हालांकि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है किसी को डरना सिखाने। अब इस डर को अगर हमें हटाना है तो भी हम ये लॉजिक यूज कर सकते हैं। जब अब रैट से उसको डर लगने लगा, ये उसका नेचुरल स्टिमुलस बन गया कुछ टाइम बाद, तो हमने रैट को उसकी मदर के साथ प्रेजेंट किया या रैट के साथ एक चॉकलेट दी, तो चॉकलेट से उसको अच्छा लगता है, धीरे धीरे उसको रैट से भी अच्छा लगने लगा, हमने उसका डर कम किया। तो इस तरह से हम कोई भी चीज सिखा सकते हैं जब हम उस चीज को किसी और चीज के साथ प्रेजेंट करते हैं जिसमें सिखाने की जरूरत नहीं है, जो नेचुरल है, अपने आप हो रहा है। तो इस तरह से हम कंडीशनिंग करते हैं। तो एस टाइप थ्योरी में ट्रायल एंड एरर थ्योरी आ गई हमारी, जिसमें क्या होता है कि गलती से अगर कोई रिस्पॉन्स है जिससे हमारी नीड फुलफिल हो रही है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बार बार वो चीज हम करते हैं और लर्नर अपने आप उस चीज को सीख जाता है। एंड सेकेंड क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग, जहां पे वो एसोसिएट करके चीजों को सीखता है। तो फोकस लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस। हम प्रेजेंट कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे हम इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो ट्रायल एंड एरर से सीखे, या हम इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो किसी चीज से एसोसिएट करके सीखे, बट प्रेजेंट हम जरूर कर रहे हैं। तो एस टाइप की जो कंडीशनिंग है, उसमें वी नीड टू प्रेजेंट स्टिमुलाई दैट आर अट्रैक्टिव, प्लेजरेबल और मीट सर्टेन नीड ऑफ द लर्नर टू मेक द लर्नर लर्न समथिंग। लर्नर को रेडी भी हमें करना है।
एक एग्जाम्पल है कि मिड डे मील स्कूल्स जो हैं वो इसीलिए स्टार्ट किए गए थे ताकि अटेंडेंस बढ़े, क्योंकि खाने से नेचुरल रिस्पॉन्स बच्चों का है, उनको अच्छा लगता है। तो अब पढ़ाई के साथ हम खाना देंगे तो उनको पढ़ाई से भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा और वो इस बहाने स्कूल आने लगेंगे। ये दिस इज द मेन साइकोलॉजी बिहाइंड स्टार्टिंग मिड डे मील्स इफ वी जस्ट लुक एट इट लाइक दैट। क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं आज जो हमने इस टाइप थ्योरीज पढ़ी हैं? एक तो हमेशा लर्निंग एनवायरनमेंट को अट्रैक्टिव और प्लेजेंट बनाए। अगर बहुत शोर शराबा है, गंदगी है, तो ऑब्वियसली लर्नर्स विल एसोसिएट समथिंग बैड विद लर्निंग, उनको नहीं अच्छा लगेगा। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको पता है कि इसको पढ़ने से ये फायदे हैं, ये चीज़ हमें आ जाएगी, ये स्किल आ जाएगी, टीचर खुश होएगी, पेरेंट्स खुश होंगे, तो ऑब्वियसली वो पढ़ेंगे। तो लर्नर हैज़ टू बी रेडी, लर्नर हैज़ टू बी मोटिवेटेड। एंड यहाँ पे मैंने गूफ लिखा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। गुड, सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, एसोसिएट लर्निंग विद फन एंड प्लेजरेबल एक्टिविटीज, गेम्स, स्पोर्ट्स और कुछ जो उनको मजा आए करने में, वो लर्निंग के साथ हमेशा एसोसिएट करना चाहिए ताकि लर्निंग में भी उनको मजा आए। लर्निंग शुड बी नीड बेस्ड, अगर उनकी नीड पूरी नहीं हो रही है तो दे लूज इंटरेस्ट। रेलेवेंट होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए और कंसिस्टेंसी। एक दो बार, जैसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज था थॉर्नडाइक का, एक बार पढ़ा के अगर एक बार एक एक्टिविटी करके आप छोड़ दोगे तो उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। थोड़ा सा कंसिस्टेंटली आपको वो चीजें रिपीट करनी होंगी, बार बार आपको करनी होंगी। और गुड हैबिट्स भी आप ऐसे फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग क्लासिकल कंडीशनिंग दैट वी अंडरटुक। तो ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में आई विल स्टार्ट विद आर टाइप थ्योरी। उसमें स्किनर की थ्योरी में डिस्कस करूंगी एंड 2-3 टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी हैं, शेपिंग, चेनिंग, वो सब मैं डिस्कस करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस चैनल इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर द एजुकेशन स्टूडेंट्स and for the teachers and the students. So see you in the next video. Enjoy, have a nice day.